हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू अमेजन एकेडमी। हम फिर हाजिर हैं अगली ट्रिक या कंसेप्ट लेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन को अभी हम देखने वाले हैं और उससे देखें कैसे फटाफट विद इन नो टाइम हम चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पर बात होने वाली है। उम्मीद कर रहा हूं कि सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन सुना है आपने और हल्का फुल्का आपको आइडिया है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है। मतलब फॉर्मेशन भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है। रेडिएक्टिव सब्सटेंस बन भी रहा है और डिसइंटीग्रेट भी कर रहा है, राइट। इसको कहते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। और सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में भी मैं वो केस ले रहा हूं जिसमें फॉर्मेशन एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है अल्फा। तो मान लेते हैं कि अल्फा अनस्टेबल न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम पर सेकंड फॉर्म हो रहे हैं और वो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं हैविंग अ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ लैम्डा। दैट मींस जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी है कि ये अगर मान लेते हैं मेरा सैंपल है, तो ये जो सैंपल है इसमें जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है एट अ रेट ऑफ अल्फा और ये डिसइंटीग्रेट भी कर रहा है हैविंग अ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है और अल्फा रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, वॉल्यूम रेट ऑफ फॉर्मेशन है, वॉल्यूम रेट ऑफ फॉर्मेशन, वॉल्यूम रेट ऑफ फॉर्मेशन। दैट मीन्स कितने न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम है, राइट। तो दैट मीन्स न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम किस रेट से बन रहे हैं वो है अल्फा और अल्फा को मैंने मान रखा है कांस्टेंट और ये रेडिएक्टिव डीके कांस्टेंट है। मान लेते हैं किसी टी समय पर ये सिचुएशन है और टी बराबर 0 पर, टी इज इक्वल टू 0 पर जब ये कहानी शुरू हुई थी तो मान लेते हैं नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस थे n0 और टी इज इक्वल टू 0 से ही अल्फा के कांस्टेंट रेट से बनना और लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है जी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्या चाहते हैं, हम किसी भी टी समय पर जो कंसंट्रेशन होगी उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मान लेते हैं किसी टी समय पर जो नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो है n, तो नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस इज n, ठीक है। अच्छा जी, तो चूंकि अल्फा के रेट से बन रहा है और इस समय जो एक्टिविटी होगी, अगर नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस n है तो एक्टिविटी किस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा, लैम्डा इनटू n। हेंस रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ n, मेरे शब्द को ध्यान से सुनना और समझना, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ n दैट मींस अनस्टेबल न्यूक्लियस किस रेट से इकट्ठा हो रहे होंगे, किस रेट से इकट्ठा हो रहे होंगे, एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। अगर हम उसको dn by dt बोले तो दैट dn by dt वुड बी इक्वल टू अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा n। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और समझें क्योंकि ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई तो फिर आगे की जर्नी बड़ी आसान है। हेंस किस रेट से वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दैट इज अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा n, dn by dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा n। इसमें अगर मैं अल्फा को 0 कर दूं तो आप वापस अपनी लॉ ऑफ रेडिएक्टिविटी पर पहुंच गए, dn by dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा n। लॉ ऑफ रेडिएक्टिविटी का बेसिक जो सिद्धांत है, जो बेसिक बात है वो यही है, ठीक है जी। तो इसमें फॉर्मेशन और डिसइंटीग्रेशन दोनों हो रहे हैं, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन की कहानी है। हेंस मैथमेटिकली इक्वेशन dn by dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस लैम्डा n की बनी। इसको अगर मैं वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे ऑब्वियसली n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा। हेंस dn डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा n इज इक्वल टू उधर में dt। इंटीग्रेट कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दें, समय को ले जा रहे हैं 0 से t और n को ले जा रहे हैं n0 से n, हेंस n जा रहा है फ्रॉम n0 टू n। इंटीग्रेट कर देते हैं dn अपॉन अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा n, तो माइनस का 1 बाय लैम्डा तो बाहर आया, माइनस का 1 बाय लैम्डा तो आ जाएगा बाहर और dn अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा n से log ln अल्फा माइनस लैम्डा n ln ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा n इंटीग्रेट करने के बाद आएगा और इस पर लगेगी लिमिट कहां से कहां, फ्रॉम n0 टू n इज इक्वल टू उस तरफ टाइम वाले तरफ क्या आया, t आया, है ना। तो उस तरफ इंटीग्रेट करने पर आ गया t। ये आपको स्टेप समझ में आना चाहिए। अब फटाफट से इसमें लिमिट रख देते हैं और इस टर्म को उधर पहुंचा देते हैं। ऐसे हो जाएगा log ऑफ अल्फा माइनस लैम्डा n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्डा n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लॉग उठा देते हैं, वहां e की पावर में पहुंचा देते हैं एक्सप्रेशन को। तो अब हमें दिखाई देगा अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा n इज इक्वल टू अल्फा माइनस ऑफ लैम्डा n नॉट इंटू ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम n निकालना चाहते हैं। n कहाँ है, n यहाँ है, तो हम n निकालना चाहते हैं। तो लैम्डा n वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, बाकी सारे टर्म को इधर ले जाते हैं, है ना भाई। तो अल्फा ई की पावर माइनस लैम्डा टी इधर आएगा, इधर अल्फा पहले से था, अल्फा कॉमन, 1 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस लैम्डा टी का टर्म आया, अल्फा कॉमन, अल्फा को तो बाहर खींचा मैंने, 1 माइनस ऑफ ई टू दी पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी एक टर्म तो मुझे मिला ये, ठीक है जी। और दूसरा टर्म ये इधर नेगेटिव का इधर पॉजिटिव हो गया, प्लस लैम्डा n नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू ये लैम्डा n उधर गया, इज इक्वल टू लैम्डा n।
है ना, लेमडा से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारे सामने वो रिजल्ट आ गया जो हमें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है, और इसी से हम बना लेंगे अब एक ट्रिक। तो n इज इक्वल टू अल्फा बाय लेमडा इंटू 1 माइनस ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी प्लस एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी। ये हो गया n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के केस में n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब हमारे सामने है। यहीं पर अगर इसी में मैं अल्फा को 0 कर दूं, क्या मैं वापस फिर अपनी लॉ ऑफ रेडिएक्टिविटी पर पहुंच जाऊंगा, उसके रिजल्ट पर आ जाऊंगा। देखो अल्फा को 0 कर दो तो n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, आपका पुराना रेडिएक्टिविटी का रिजल्ट आ गया है। दैट मींस ये एक पेरेंट इक्वेशन है। इसी पेरेंट इक्वेशन से हम लॉ ऑफ रेडिएक्टिविटी वाली कहानी को भी डिराइव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है भाई। हेंस अगर फॉर्मेशन और डिसइंटीग्रेशन दोनों हो रहा है तो दोनों के केस में n समय के साथ, टाइम के साथ कैसे बदलेगा, वो कहानी ये है। ठीक। अच्छा, अब अगर इस इक्वेशन को t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर देखें, t इज इक्वल टू इंफिनिटी एक तरह का इक्विलिब्रियम से, क्योंकि बन भी रहा है और डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। ये ऐसा हो गया जैसा कोई बकेट हो, उसमें कांस्टेंट रेट से पानी आ रहा हो और नीचे एक ऑरिफिस हो, एक छेद हो, एक हमने सुई से या किसी चीज से छेद कर दिया जिससे पानी बाहर भी जा रहा है। हेंस क्या थोड़ी देर बाद एक तरह का डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा और जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाएगा वाटर का। ठीक उसी तरीके से एक तरह का इक्विलिब्रियम सिचुएशन थोड़ी देर बाद आ जाएगी, जिसको अगर हम t इज इक्वल टू इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी, है ना भाई, जो कि इनफाइनाइट टाइम पर आएगी, तो n की जो वैल्यू होगी उसको अपन अगर n इक्विलिब्रियम बोलें तो n इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी अल्फा बाय लेमडा। हेंस अगर कोई मुझसे पूछे कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम या आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियस इन दिस सैंपल फॉर दिस केस, तो आंसर है अल्फा बाय लेमडा। तो जो मेरा जवाब है, जो मेरा आंसर है, दैट इज अल्फा बाय लेमडा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो कि हम बिल्कुल शुरू से भी कर सकते थे, बिल्कुल शुरू से भी यहां से भी देख सकते थे, क्योंकि अगर n इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर पहुंच गया, कांस्टेंट हो गया, तो क्या dn बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 0 और अल्फा माइनस ऑफ लेमडा n तब बनेगा 0। हेंस n का वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा बाय लेमडा। अल्फा के रेट से बन रहा है और n लेमडा के रेट से अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है और अगर n कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियसली अल्फा का वैल्यू लेमडा n के बराबर होगा, n का वैल्यू अल्फा बाय लेमडा हो जाएगा। तो ये बड़ी मजेदार सी चीज है, इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब इस पर हम कुछ ग्राफ बना सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन t इज इक्वल टू 0 पर n नॉट की जो वैल्यू थी वो अल्फा बाय लेमडा से उसका क्या रिलेशनशिप था, अल्फा बाय लेमडा से बड़ी थी या अल्फा बाय लेमडा से छोटी थी, उसके बेसिस पर हम कुछ ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। तो जो मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूं, तो लेट अस इमेजिन अगर n नॉट का जो वैल्यू है दैट वाज लेस देन अल्फा बाय लेमडा, तो n वर्सेस t का ग्राफ का कैसा बिहेवियर होगा? दिस इज n वर्सेस t का ग्राफ। अगर n नॉट का वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा बाय लेमडा तो n वर्सेस t के ग्राफ का क्या बिहेवियर होगा? ग्राफ वो पूछ लेगा आपसे, काफी कॉमनली पूछा जा सकता है। और अगर n नॉट का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू अल्फा बाय लेमडा था तो फिर समय के साथ n वर्सेस t का क्या रिलेशनशिप बनेगा, n वर्सेस t का तीनों केसेस में क्या रिलेशनशिप बनेगा। तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि अल्फा बाय लेमडा जो वैल्यू है उसको मार्क कर देते हैं। ये अल्फा बाय लेमडा वैल्यू है, ये अल्फा बाय लेमडा वैल्यू है, इसको मैंने तीनों ग्राफ में मार्क कर दिया। ठीक है जी। तो ये है अल्फा बाय लेमडा, सो दिस इज अल्फा बाय लेमडा, दिस इज अल्फा बाय लेमडा एंड दिस इज आल्सो अल्फा बाय लेमडा, राइट। नाउ इफ n नॉट इज लेस देन अल्फा बाय लेमडा, हेंस n नॉट t इज इक्वल टू 0 पर जो कंसंट्रेशन रही होगी n नॉट वो कुछ ये रही होगी। और अब समय के साथ, टाइम के साथ जो ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है, इस मैथमेटिकल फंक्शन का मैं ग्राफ खींचने वाला हूं, तो इस समय के साथ n नॉट कुछ या n जो है वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा और वो जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है वो इस ग्राफ पर एसिम्पटोट बनेगी। कौन से केस के लिए? n नॉट लेस देन अल्फा बाय लेमडा के केस के लिए। ग्राफिकल जो रिलेशनशिप हो यहाँ आएगा। कभी कभी वो n नॉट की वैल्यू 0 देके भी पूछ लेगा, तो ये ग्राफ यहाँ से ना शुरू होके 0 से शुरू होगा। अच्छा भाई, अगर n नॉट की वैल्यू अल्फा बाय लेमडा से बड़ी हो तो n नॉट हो जाएगा ये, n नॉट हो जाएगा ये। और अब टाइम के साथ जो ग्राफ बनेगा वो टाइम के साथ ग्राफ कैसा बनेगा? वो टाइम के साथ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये लाइन फिर डॉटेड जो लाइन है, ये लाइन फिर एसिम्पटोट बनेगी ग्राफ पर, है ना। और अगर n नॉट की वैल्यू ठीक अल्फा बाय लेमडा के बराबर हो, n नॉट की वैल्यू ठीक अल्फा बाय लेमडा के बराबर हो, तो n वर्सेस t का ग्राफ एक बोल्ड स्ट्रेट लाइन आएगा। हेंस टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पहले से ही थी। हेंस समय के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो हेंस ये तीन तरह के ग्राफ बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो अब आइए देखें कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। फटाफट देखें। तो पहला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 1000 पर सेकंड के रेट से तो बन रहा है और जो मीन लाइफ है वो है 40 मिनट्स। मीन लाइफ क्या होता है? 1 बाय लेमडा। तो बता दो कि स्टेडी स्टेट पर नंबर ऑफ रेडी न्यूक्लियड क्या होंगे। n इक्विलिब्रियम पूछा है उसने, तो n इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट अल्फा बाय लेमडा। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू 1 बाय लेमडा। 1 बाय लेमडा इज
मीन लाइफ, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1000 पर सेकेंड, सो दिस इज 1000 पर सेकेंड इनटू 1 बाय लैम्डा इज 40 मिनट्स, इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है भाई, तो कितना हो गया 24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, कौन सा आंसर है, सी आंसर है 24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। अगला क्वेश्चन देखो जो अभी मैंने आपको बताया था, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ देयर वर 20 इंटू 10 की पावर 5 रेडियो न्यूक्लाइड एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब एन नॉट की वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर 5 और एन इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ रही है 24 इंटू 10 की पावर 5। कौन सा केस है, एन नॉट की वैल्यू छोटी है, हेंस ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा। एन वर्सेस टी का ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ जाएगा ऐसा। अगला क्वेश्चन देखो, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ठीक है जी। तो t इज इक्वल टू 0 पर a का कंसंट्रेशन है n0 और b और c का कंसंट्रेशन है 0। किसी t समय पर a का कंसंट्रेशन है n1, b का कंसंट्रेशन है n2, c का कंसंट्रेशन है n3। क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ n1 टू n2 व्हेन n2 इज मैक्सिमम, रेशियो ऑफ n1 टू n2 व्हेन n2 इज मैक्सिमम। नाउ ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन तो इसमें हो रहा है पर B का फॉर्मेशन कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है। तो N2 जब मैक्सिमम होगा तो क्या उस समय B के बनने का रेट और B के डिसइंटीग्रेट होने का रेट क्या आपस में बराबर हो जाएगा। B के बनने का रेट क्या A के डिसइंटीग्रेशन के रेट के बराबर होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B व्हेन N2 इज मैक्सिमम, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B must be equal to rate of disintegration of B. I hope you are getting. And rate of formation of B is rate of disintegration of A, क्योंकि A से ही तो B बन रहा है। Hence rate of formation of B is rate of disintegration of A। तो किसी t समय पर A का कंसेंट्रेशन अगर n1 है और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर लैम्डा है तो A के डिसइंटीग्रेशन का रेट है लैम्डा इंटू n1 जो कि B के फॉर्मेशन का भी रेट है। और उसी समय अगर B का कंसेंट्रेशन है n2 और B टू C कन्वर्जन के लिए कांस्टेंट है 2 लैम्डा, तो B के डिसइंटीग्रेशन का रेट हो जाएगा 2 लैम्डा इंटू n2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। Hence n1 बाय n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो n1 बाय n2 का वैल्यू है तो खटाखट सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, ए से बी, बी से सी हो रहा है फिर से, राइट। और अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 उसने दो नाम दे दिए, एक लैम्डा 1 और एक लैम्डा 2। क्या कहता है देखो, रेट ऑफ डीके ऑफ ए विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, रेट ऑफ डीके ऑफ ए विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। गलत कह रहा है क्या, बिल्कुल गलत कह रहा है। बी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। शुरू में बी का कोई कंसंट्रेशन नहीं था तो शुरू में जो बी का फॉर्मेशन है वो तेज हो रहा होगा और फिर उसके बाद वो घटता जाएगा, तो बी सही कह रहा है। सी कहता है if lambda 2 is greater than lambda 1 then activity of B will always be higher than activity of A। गलत है क्योंकि B और A की सेम एक्टिविटी भी हो गई थी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा। और D कहता है if lambda 1 is greater than lambda 2 then the number of nucleus of C will always be less than the total number of nucleus। बिल्कुल गलत है क्योंकि जब T is equal to infinity मोमेंट आ जाएगा तो C का कंसंट्रेशन या C के नंबर ऑफ न्यूक्लियस A के नंबर ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होंगे। A B B C बन चुका होगा। आखिरी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, A shows reactive disintegration and is continuously produced at the rate of 10 to the power 21 per second। ये है अल्फा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A मुझे चाहिए, अगेन एन इक्विलिब्रियम चाहिए। हेंस एन इक्विलिब्रियम फिर वुड बी इक्वल टू अल्फा विच इज 10 to the power of 21 into 1 by lambda and 1 by lambda का वैल्यू इज 1 by lambda का वैल्यू इज 30, तो ये 30 हो जाएगा ऊपर। 1 by lambda का वैल्यू वुड बी लाइक 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू या 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 21। कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी वुड बी द राइट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये हमने फटाफट सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है और उस पर फटाफट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिखाया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस कंसेप्ट को संभाल कर रखेंगे, इस ट्रिक को संभाल कर रखेंगे और एग्जाम में इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एरिया से। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग वेरी हार्ड।